नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार अंकिता भंडारी केस को भटकाना चाहती है। सरकार ने अब तक नहीं बताया कि किन किन बिंदुओं पर सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाली जनता पर सरकार कार्रवाई बंद करे। कुल मिलाकर ये सरकार इस जांच को भटकाना चाहती है और मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी, हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है। अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रोतेला ने जानकारी दी कि अंकिता भंडारी मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी सीबीआई जांच की मांग को लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला सर्वदलीय और राज्य सार्वजनिक बैठक में भी लिया गया है और जब तक सरकार सीबीआई जांच के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक नहीं करती तब तक आंदोलन और विरोध भी जारी रहेगा। नहीं, उसको स्थगित नहीं किया गया। जो बंद का ऐलान है वो अभी यथावत है। अभी पूरे जो सार्वजनिक जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि जब तक ये नहीं तय करेगी सरकार कि उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या दिए सीबीआई जांच के और उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, तब तक ये जो अंकिता वाला आंदोलन है ये लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत और डबल इंजन सरकार होने के बावजूद बीजेपी स्पष्ट करे कि विपक्ष आखिर विकास में कैसे रोड़ा बन रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन प्रदेश में ना तो डबल इंजन नजर आ रहा है और ना ही रोजमर्रा के विकास कार्य पूरे हो रहे हैं। देखिए, विकास के कार्यों में विपक्ष कैसे रोड़ा बन रहा है ये भी भाजपा को समझाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार है और जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भाजपा को प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, क्योंकि डबल इंजन का वादा जनता से किया था। लेकिन आज तक वो डबल इंजन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो रोज़मर्रा के विकास कार्य होने हैं वही सरकार नहीं कर पा रही है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं और रूटीन के वर्क भी अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो ये तो सरकार की नाकामी है। विपक्ष पर अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ने से सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। जनता जान चुकी है कि ये सरकार न तो विकास कर पा रही है, न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है। हर मोर्चे पे विफल है और जनता अब भाजपा सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इसीलिए अपनी नाकामी का ठिकरा विपक्ष के सिर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये चाल भाजपा की अब कामयाब नहीं होने वाली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ पारित फुल कोर्ट रेवोल्यूशन और राज्य सरकार के टर्मिनेशन आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि उन्हें सीनियरिटी सहित सेवा में बहाल किया जाए और अब तक मिलने वाले सभी लाभों का 50% भुगतान भी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी और मुख्य गवाहों ने आरोपों से पीछे हटते हुए कहा है कि दीपाली शर्मा ने नाबालिग बच्ची की उचित देखभाल भी की थी। सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट रेजोल्यूशन और टर्मिनेशन आदेश को पेश कर दिया है। दीपाली शर्मा जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न थी, 2018 में एक गुमनाम एनोनिमस कंप्लेंट
हाई कोर्ट में आई थी, जिसके बाद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद फुल कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें सर्विसेज से टर्मिनेट करने का फैसला किया, जिसके पश्चात एक सरकारी आदेश जारी हुआ नवंबर 2020 में। हाई कोर्ट के अंदर उस आदेश को, सरकारी आदेश को और फुल कोर्ट के ऑर्डर को, जो 9 जजेस का था, उसे चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि जो एंटायर इंक्वायरी है उसका एक बेसिस था कि दीपाली शर्मा जब हरिद्वार में सिविल जज सीनियर डिवीज़न थी तो उन्होंने एक 14 साल की बच्ची को अपने घर पे रखा, उनसे डोमेस्टिक काम करवाया, ना उनकी सेहत का ख्याल रखा और उनके साथ एक फ़िज़िकल हार्म की भी जो थी एलिगेशंस थी। वो सारी की सारी माननीय न्यायालय ने अभी पीठ जो थी चीफ जस्टिस साहब की और उपाध्याय साहब की, उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड के अंदर जो है काफ़ी खामियां पाई। ये भी पाया कि जो लड़की थी इसके अंदर, जो मेन विटनेस थी, उसने और उसके पिताजी ने ये सारी की सारी एलिगेशंस जो दीपाली शर्मा पे लगाई गई थी वो डिनाई कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दीपाली शर्मा ने हमें बिल्कुल ठीक रखा है। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने बोट हाउस क्लब में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सख्त पुलिसिंग, ट्रैफिक प्लान और सोशल मीडिया पर पुलिस के पोस्ट के कारण इस साल क्रिसमस नववर्ष के सीजन में पर्यटन कारोबारी केवल 50-60% ही रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ पुलिस का व्यवहार और सख्त नियम पर्यटकों को दूर भी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि समस्या केवल नैनीताल तक सीमित नहीं बल्कि मसूरी, देहरादून और गढ़वाल क्षेत्र के अन्य पहाड़ी स्थलों में भी पर्यटन में गिरावट देखी गई है। देखिए, आप सब लोगों के संज्ञान में ही है कि पूरे उत्तराखंड का टूरिज्म जो है वो नीचे जा रहा है और कुछ वर्षों से ये हो रहा है और इसका मेन कारण जो है वो हम पुलिसिंग पे भी कहते हैं। जो इनके ट्रैफिक प्लान जो जारी होता है इनका पूर्व में ही जारी कर दिया जाता है और इसका नॉलेज किसी को नहीं होती और जो अपने हैंडल से, देखिए जब भी पहाड़ों में या कहीं भी आदमी आता है तो वो एंजॉय करने के लिए आता है और उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है कि उत्तराखंड में ना आए। साथ में ही केवल बुकिंग वालों को आने की जब भी भीड़ होती है तो पुलिस द्वारा कहा जाता है कि केवल बुकिंग वालों को ही आने दिया जाएगा। पुलिस वालों द्वारा ये नहीं कहा जाता है कि बिना बुकिंग वालों को भी आने दिया जाएगा, बशर्ते उनकी गाड़ियाँ जो मेन शहर है उनके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो शटल से लाते हैं तो क्यों नहीं बिना बुकिंग वालों का भी नाम लिया जाता है। कि पहाड़ में अगर कुमाऊं की बात करें तो कि कुमाऊं में तो इंटीरियर में जब कैंची धाम से आगे को जाते हैं तो यहाँ पे तो 70 से 80% तक कारोबार को नुकसान हो चुका है और जहाँ नैनीताल की आप बात करेंगे तो इस वर्ष हम लोग 40% कारोबार में नीचे रहे। हल्द्वानी के महापौर गजराज बिष्ट ने कालाडूंगी नगर पालिका के वार्ड 5 में निवासरत वाल्मीकि समाज के परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि आगामी 2027 चुनाव में को देखते हुए समर्थकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा भविष्य की चिंता करनी चाहिए और भविष्य की चिंता करना ठीक रहता है। लेकिन आज मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके साथ चाय पीने आया था, उनके संग नमकीन खाने आया था, उनके संग बर्फी खाने आया था। उनके साथ बैठकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उनकी बातों को सुना है, अपनी बातों को कहा है और मेरा मानना यह रहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ मिलकर चलना चाहिए जिससे कि समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और मैंने उनसे यहीं पर यही अपील भी की है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं खतूरा जी, उनके नेतृत्व में जो कालाडूंगी क्षेत्र है बहुत आगे बढ़ रहा है और आप सब भी ईमानदारी से उनके साथ मिलकर काम करें और हम सब लोग जब ईमानदारी से मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कालाडूंगी क्षेत्र का विकास होगा। ये उनसे मैंने अपील की है। समर्थकों में भी काफी समर्थक चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी से ही लड़ेंगे। अब क्यों सब हो रहा है आपको इस बार? हरिद्वार की हर की पहाड़ी पर तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने घाटों के आसपास दुकानों और ठेलों पर काम करने वाले लोगों की पहचान के लिए आधार कार्ड से चेकिंग अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि ये चेकिंग कुंभ 2027 से पहले पवित्र क्षेत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए की जा रही है। इस अभियान के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि गैर हिंदू व्यक्ति हर की पहाड़ी क्षेत्र में व्यवसाय ना करें और आने वाले दिनों में इस अभियान को और सख्त किए जाने की संभावना भी
जताई जा रही है। सोलह में जब जिस समय गंगा पर बांध बनने की चिंता करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन की स्वीकार्यता को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने और भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस आंदोलन का जब नेतृत्व किया, तो ये मानते हुए गंगा की अविच्छिन्नता अविरलता को तय करते हुए एक अनुबंध हुआ था। उसी प्रकार सने सने चलते हुए विभिन्न प्रकार की चीजें चलती रही। तब 1935 में नगर पालिका बायलॉज में एक संशोधन, एक नियम बनाए गए कि घाटों की पवित्रता, श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा की सुरक्षा एवं तीर्थ पुरोहितों के कार्य करने की सुगमता, इन सब विषयों पर चिंता की गई थी। क्योंकि सने सने उस समय भी उस संभ्रांत माहौल में भी चीजें बिगड़ रही थी, इसलिए तब वो चिंता की गई थी। आज देश में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि भारत के अंदर ही रहकर धर्म विरोधी कृत्य करने वाले बहुत सारे लोग अनाधिकार चेष्टा करते हुए हमारे श्रद्धालुओं की यात्रा को खंडित, भंगित और अपवित्र करने का काम करते हैं। ऋषिकेश में 51 एकड़ से ज्यादा की वन भूमि की फेंसिंग के लिए वन विभाग की टीम, पुलिस और तहसील अधिकारी गुमानीवाल स्थित अमित ग्राम पहुंचे। इस दौरान वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोगों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद भी लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, जिसके बाद 4 महिला समेत पुरुषों को हिरासत में भी लिया गया और फेंसिंग का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। बंदी करके उसकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर रहे हैं यहाँ पे आज। और ये जो हमारे टोटल जो क्षेत्र था वीरभद्र सहकारी समिति वाला, इसी पे हम लोग जिस पे विगत उस पे कार्रवाई की थी, आज उसी प्लॉटों पे हम लोग ये वो। कितनी जमीन है टोटल कुल? और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये लगभग 114 प्लॉट हैं, उन्हीं पे हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं। कितना वर्ग मीटर, कितने हेक्टेयर है? अभी तो ये टेंटेटिव है। आप ये 114 प्लॉट का करीब 51 एकड़ हम लोगों का भी इस पे क्षेत्रफल है, बाकी कार्रवाई चल रही है। तो स्थानीय लोगों के साथ टीम की नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली है। 4 महिलाएं समेत पुरुष को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या ये लोग विरोध उत्पन्न कर रहे थे कामकाज के दौरान? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वन विभाग की टीम सर्वे कर रही है जमीन की। उसके बाद फिर 5 जनवरी को भी सुनवाई हुआ और उस सुनवाई के अनुसार जो खाली भूमि पड़ी हुई है उसका जो है सर्वे करना है। और आज टीम अमित ग्राम गुमानीवाला में सर्वे करने के लिए पहुंची और फेंसिंग का कार्य चालू कर दिया। और उस दौरान काफी विरोध देखने को मिला है। लोग काफी आक्रोशित थे कि वो जो वहां पर जमीनें थी उसको फेंसिंग कार्य नहीं करने दे रहे थे और कार्यों में बाधा डाल रहे थे। इस दौरान काफी नोकझोंक हुई और प्रशासन ने 4 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद जो है फेंसिंग का कार्य काफी शांतिपूर्वक कराया गया, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि वो जमीन वन विभाग अपने अंडर ले रही है, लेकिन यह भूमि जो है लोगों की है। लेकिन ऐसे में लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं और क्या ज्यादा झड़प देखने को मिली इस दौरान? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जब फेंसिंग का कार्य कर रहे थे इस दौरान जितने भी ग्रामीण थे वो काफी नोकझोंक कर रहे थे वन विभाग के साथ। बता दूं कि जो वन भूमि है वो जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने उसमें खेती कर रखी थी, जिसके बाद ग्रामीणों को ये दुख हो रहा था कि वो खेती करने में वन विभाग बाधा बन रही है। अगर इसको फेंसिंग कर देंगे तो वो खेती नहीं कर पाएंगे। इस दौरान काफी नोकझोंक देखने को मिली है। जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश में जगतगुरु स्वामी रामानंद आचार्य महाराज की 726वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां और महिला कीर्तन मंडली प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी रही। विभिन्न संस्कृत स्कूलों के छात्र और शहर के सम्मानित लोग इसमें शामिल भी हुए। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया। सभा में संतों ने स्वामी रामानंद आचार्य के जीवन और सनातन धर्म की रक्षा में उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। वैष्णव मंडल के द्वारा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की
726वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और शोभा यात्रा पूरे नगर में और संस्कृत विद्यालय के विद्यालय नगर के सभी सम्मानीय व्यापारीगण और महिला मंडल पूरे यहाँ गढ़वाल के सब भजन कीर्तन करते हुए जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की शोभा यात्रा सब सम्मिलित हुए हैं और सभी देशवासियों को जगद्गुरु रामानंदाचार्य जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। भारतीय सीताराम परिवार के द्वारा जो है ये कीर्तन मंडली आज निकली है। तमाम अपनी संस्कृति, तमाम भद्रकाली, धारी देवी, ज्वाल्पा देवी, सुरकंडा माता और अनेकों मंडलियाँ, कुंजापुरी मेरे साथ जो है सभी मंडलियाँ आई है अपनी पहाड़ी वेशभूषा में और अपने संस्कृति परंपरा संकीर्तन करते करते भगवान आदि गुरु रामानंद महाराज जी की जन्म जयंती मनाई। बहुत ही दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकली आज और बहुत ही आनंद भरा जो क्षण था। आज तमाम राज्यों में, तमाम देश प्रदेश में भगवान आदि गुरु रामानंद महाराज जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। बोलो तमाम भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो, जगत गुरु महाराज की जय हो, आदि गुरु जगत गुरु महाराज की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी देश प्रेमियों पर बनी रहे, सभी सनातनियों पर बने रहे। जय श्री राम, जय गंगा मैया। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की न्याय पंचायत ढोरजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। वहीं डीएम ने ग्रामीणों की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके घर जाकर जांच करने के भी आदेश दिए। करते हैं आज मेरे भाई की जो है तो रीढ़ की हड्डी में क्रैक आने के कारण जो है तो मैं यहाँ आया था। जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें जो है तो मेरे भाई को जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराने के लिए उन्होंने बोला है और मैं अब जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद दूंगा। और जो है सीएम साहब भी हमारे घर में जाके उसको देख के आए हैं और उनने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया है यहाँ, जिसके कारण हम जो है तो अधिक लाभ उठा रहे हैं और हम जो है तो अपने भाई को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट कराएंगे। आज दिगाली चौड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेते हुए एक बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और सौभाग्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार जी जो बहुत ही ऊर्जावान जिलाधिकारी के रूप में चंपावत जिले में कार्य कर रहे हैं, आपका दिशा निर्देशन यहाँ पर इस बहुउद्देशीय शिविर में मिल रहा है। चंपावत जिले के 23 विभागों द्वारा यहाँ पर अपने अपने विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और डीएम साहब द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा लंबित पड़ी मांगों को तुरंत यहीं पर उनका निदान किया जा रहा है। सभी विभागों द्वारा जो भी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। यह बहुआयामी योजना वास्तव में प्रदेश सरकार के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। बहुत बधाई के पात्र हमारे प्रदेश सरकार है जिन्होंने जन जन की सरकार को जन जन के घर तक पहुँचाने का यह कार्य किया है और जो आसानी से कार्य यहाँ पर इस जनता जनार्दन के हो रहे हैं, जो आसानी से चंपावत नहीं पहुंच पाते थे, जिले में नहीं पहुंच पाते थे, आज सरकार और सारे विभाग उनके घर आकर यह कार्य कर रहे हैं। यह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से इस धामी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को देना चाहूँगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के द्वारा जो सरकार द्वारा सुविधा मिलती है उससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जहाँ तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती थी उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इसमें धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ। नमस्कार, मैं पूर्व प्रधान भिंडा तिवारी देवेंद्र सिंह। जब से उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन के द्वारा कार्यक्रम चला है तो हर वर्ग के लोगों को, हर विभाग के जो भी योजना है उनका लाभ हमारी ग्राम पंचायत तक पहुँच रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डीएम साहब का और जितने भी यहाँ पर विभाग हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्याओं का समाधान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। सीएम धामी का कहना है कि सनातन धर्म की संस्कृति के बढ़ते सम्मान से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में न सिर्फ सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी आरोपों की छड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सनातन धर्म के बढ़ते संस्कृति से कांग्रेस को परेशानी होती है।
यही वजह है कि ये लोग इसका विरोध करते हैं। विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि उन्हें अपने वोट बैंक के चक्कर में हम कहते हैं जिहाद ए जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों, जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी अर्बन गैंग एकजुट हो गए हैं। इन लोगों का एक इकोसिस्टम है जिसके टूल किट सक्रिय होते हैं। कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराने का काम करते हैं क्योंकि इन लोगों को जिहाद शब्द अच्छा लगता है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं। देवभूमि के मुखिया ने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों का जनहित से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, किसी भी तरह से सनातन को बदनाम करना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।